ओके, वेलकम बैक टू एलयू अपडेट्स। होप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों को जो मैं बताऊं कि जो आप लोगों का सेमेस्टर 6 है उसकी बूस्टर सीरीज अब स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट आप लोगों को हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अगर आप यहाँ इस चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आ, आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहेंगी। फ्यूचर में जितने भी अपडेशंस हैं वो भी मिलते रहेंगे। बात करते हैं एलयू अपडेट क्यों ज्वाइन करें आप लोग। तो सेमेस्टर एग्जाम मैराथन के लिए आप लोगों को कुछ जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं जो कि यहाँ पे तो पब्लिश हो ही नहीं, बट हमारी वेबसाइट पे और हमारे एप्लीकेशन पे एलयू अपडेट के एप्लीकेशन पे वो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ। और हमारा सेमेस्टर एग्जाम मैराथन भी आने वाला है, बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए आने वाला है, जिसमें कि आपको मिलेंगे 500 से ज्यादा एमसीक्यूज और एमसीक्यू रिवीजन के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी पूरे 5 साल के, पिछले 5 साल के मिलेंगे आपको। अच्छा, एलयू अपडेट ज्वाइन क्यों करना है? तो एलयू अपडेट ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस विद हाई क्वालिटी नोट्स एंड अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। डाउट क्लियरिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, ऑल द टाइम हमारे एजुकेटर्स और टेक्निकल टीम लगी रहती है आपके डाउट सॉल्विंग करने में, सो दैट आपकी लाइफ इजी हो जाए और हमारा जो हम अचीव करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स का दिल जीतना चाहते हैं, वो कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे वैसे ही आपके ये सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिलने लगेगा आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। और ज्वाइन ओनली एलयू अपडेट ऐप, ऐसा किस लिए बोल रहे हैं? ऐसा आप एप्लीकेशन पे हमारी विजिट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा ऐसा हमने किस लिए बोला, ठीक है। तो आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बात करते हैं कि आज हम लोग बूस्टर सीरीज पे आने जा रहे हैं। 6 सेमेस्टर में जो बूस्टर सीरीज है, तो यहाँ पे आपको हिंदी सेमेस्टर के लिए जो भी मैराथन है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल के लिए मिनी मैराथन लेकर के आए हैं हम। मिनी मैराथन में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग और जो एमसीक्यू है उसके साथ साथ डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो आज हम लोगों का यूनिट है वो 1 है। यूनिट 1 में आयकर कानून और लेखा। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती होगी, ईयर्स याद करने होते होंगे, बट यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताई जाएगी और जो है आगे के जो सिनेरियोज है वहां पे आपको क्वेश्चन को इजी करके बताया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है इवैल्यूएशन होगा कि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, ठीक है। तो पहला जो एमसीक्यू है वो आयकर क्या है, ठीक है। आयकर, ठीक है, ध्यान दो। आयकर, कर मतलब क्या? टैक्स। और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो इनकम आपने कमाई उस पर डायरेक्टली टैक्स लगता है, ठीक है। मतलब कोई और इंसान आपका टैक्स जमा नहीं कर सकता, तो वो कैसा कर हो जाएगा? वो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी, बट जब आप लोग आगे जाओगे तो आप लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़े, इस वजह से इसमें जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब भी बताते रहेंगे हम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आयकर के लिए पिछला वर्ष, ठीक है, प्रीवियस ईयर, ध्यान दो, प्रीवियस ईयर, ठीक है, पिछला वर्ष, वो वर्ष जिसमें कि लेखा बनाया गया होगा, वो वर्ष जिसमें आय कमाई गई होगी, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है भाई? वो सब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है।
1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है 31 मार्च पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना, ये ऑल द टाइम फिक्स रहता है। ठीक है, अच्छा ओके मैडम, अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा 1 सितंबर को, ठीक है, 1 सितंबर को अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो कहाँ से कंसीडर किया जाएगा? वो 1 अप्रैल से कंसीडर किया जाएगा या 1 सितंबर से कंसीडर किया जाएगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका जो साल उस दिन वाला बनेगा जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो वो आपका 1 सितंबर से 31 मार्च तक चलेगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब ये अप्रैल इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, करदाता कौन होता है भाई? करदाता का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, जो कि टैक्स दे रहा है। किसको दे रहा है? अथॉरिटी को दे रहा है ना, इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, तो करदाता जो होता है वो कौन है? करदाता व्यवसायी है? नहीं, वो तो बिजनेस पर्सन होता है। विश्वास, ट्रस्ट? नहीं। सरकारी कर्मचारी? नहीं। तो करदाता कौन है? जो कि टैक्स पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन है? टैक्स पेयर है। ठीक है, कृषि आय क्या है? अब कृषि आय वो होती है जहां पे आप कोई उपज हो रही हो, ठीक है, और उसे आप बेच रहे हो मार्केट में, तो वहां से आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो इनकम कंसीडर करी जाती है कृषि आय के लिए। ठीक है, कृषि आय जो होती है वो कर योग नहीं होती है, क्योंकि भारत में 70% से ज्यादा कृषि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो आय होती है ये कर मुक्त होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट कि कर इस पे नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज कहाँ बताई गई है माय डियर स्टूडेंट्स? ये चीज बताई गई है आपके सेक्शन 10 में, जो कि है कर मुक्त आय कौन कौन सी है, उन चीजों के बारे में। चलिए बात करते हैं कर मुक्त आय कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखो, भूमि से गैर कृषि आय, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। ठीक है, ये चीज भी आपकी सेक्शन 10 में बताई गई है। ठीक है, अब ध्यान दो इस पे। जो कृषि आय होती है, कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त आय है। ठीक है, कर मुक्त आय है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, जो कि एक व्यक्ति HUF हिंदू अविभाजित परिवार व्यक्तियों के समुदाय AOP की दशा में 5,000 रुपए तक का पूर्णतः कर मुक्त है। मतलब 5,000 रुपए तक कर मुक्त है, परंतु उससे अधिक होने पर ये कृषि पे आय में जोड़कर कर लिया जाएगा। 5,000 रुपए तक कर मुक्त है। ठीक है, 5,000 रुपए तक अगर कोई भी इनकम जनरेट होती है तो वो कर मुक्त मानी जाएगी, तथा इसके पश्चात कुल कर में से केवल कृषि आय लगने वाला कर घटा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि जितना भी कृषि पर जितना आय लगना था कर, वो हटा दिया जाता है और ये आय पूर्णतः कर मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? ये पॉइंट समझ में आया? ये कहाँ पे बताया गया है? ये आपके सेक्शन 10 में बताया गया है। ठीक है, ठीक है, आयकर अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो आयकर अधिनियम 1961 में पारित हुआ। देखो क्या हुआ था, जो बैकग्राउंड देखो, सबसे पहले क्या था कि 1860 में जेम्स विलियम द्वारा जब 57 की जो स्वतंत्रता संग्राम के कारण हानि हुई थी, ठीक है, तो जिसके लिए उन्होंने 1986 में क्या करा था? आयकर अधिनियम पारित किया था। अच्छा, ये आयकर अधिनियम जो है ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग था। ठीक है, ये आजादी के पहले ब्रिटिश रूल, हमारे यहाँ ब्रिटिश राज करते थे, अंग्रेज राज करते थे, तो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग था।
फिर 1986 पारित करके इसे स्थायी रूप से प्रदान किया गया और काफी साल तक ये चलता रहा। उसके पश्चात 1922 में एक नया कर अधिनियम आया, ये भी आजादी के पहले आया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति गत वर्ष की आय, चालू वर्ष की आय भुगतान करना होता था। इसी अधिनियम की आधारशिला में कर चोरी को रोकने के लिए, मतलब टैक्स का कोई चोरी ना कर सके, इसके लिए 1961 में आयकर अधिनियम आया। ये आजादी के बाद आया, ठीक है, लेकिन कब आया? 1961 में आया, ठीक है, ये कर आया और इसी अधिनियम की आधारशिला बनाते हुए इसे पारित किया गया, जो अब तक लगातार संशोधित होकर चल रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के मन में एक ये क्वेश्चन अब आना चाहिए कि जो अधिनियम होता है उसमें हम जो है उसको पारित करके जो है उसमें बार बार अमेंडमेंट क्यों लाते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि हम कभी भी अधिनियम को जो है परिसमापन करके, मतलब खत्म करके दूसरा अधिनियम नहीं लाते हैं। उसमें जो जो चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंगली हम लोग बस उसको चेंज कर करके जो है अमेंडमेंट लाते हैं, ठीक है, उसमें चीजों को जोड़ते हैं नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कब आया? 1961 में आया, ठीक है। आयकर अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? अच्छा, लागू होना और अधिनियम का वर्ष बताना दोनों में अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 1962 में, ठीक है, ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 1962 में। ये है, इसका जो राइट आंसर है वो 62 होगा, ठीक है। फिर अवशोषित अनअब्सॉर्ब, ठीक है, मूल्य ह्रास को निम्नलिखित अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाता है। कितने साल की अवधि तक? तो देखो, जो अनअब्सॉर्ब मतलब डेप्रिसिएशन होता है उसको आप इनफाइनाइट मतलब असीमित वर्ष तक बढ़ा सकते हो आगे, जब तक उसकी वैल्यू क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, ठीक है। तो ये गत वर्ष की असीमित संख्या तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है राइट है, ठीक। कृषि भूमि के लिए किराए के माध्यम से आय को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कृषि को माध्यम से किस तरीके से? देखो, कृषि भूमि के किराए को, ठीक है, मतलब कोई कृषि भूमि है जहां पे कृषि होनी थी उसको किराए पे दे दिया, ठीक है, उससे प्राप्त जो आय हुई है वो कौन सी आय कहलाएगी? अरे भैया वो कृषि आय कहलाएगी, ठीक है। ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऐसा सेक्शन 10 में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन आय पर कर नहीं लगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, जिस आय पर कर नहीं लगाया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? असाधारण आय, ठीक है। असाधारण आय का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो, असाधारण आय का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने लॉटरी से कोई आय जीती, ठीक है, वो असाधारण आय हो गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी लॉटरी निकल जाएगी, ठीक है। विशेष अधिकार प्राप्त आय, अच्छा, विशेष अधिकार प्राप्त आय का मतलब होता है कि जैसे कि जिस चीजों के मुझे अधिकार प्राप्त है उससे प्राप्त हुई है, ठीक है। ऐसी आय कौन सी हो गई है? ऐसी आय जैसे कि मैंने कहा कि मुझे स्पेशल राइट है उस चीज में, जैसे कि मुझे उसमें कोई ग्रांट मिला, ठीक है, तो वो चीजें कंसीडर करी जाती है, ठीक है। ग्रांट वैसे अनएक्सेप्ट होती है लेकिन समटाइम्स इट टैक्सेबल, ठीक है। छूट प्राप्त आय, ठीक है, जिसपे आयकर नहीं लगता है वो छूट प्राप्त होती है, ठीक है। आकस्मिक आय कैसे कहते हैं? आकस्मिक आय का मतलब होता है जो कि अचानक से इनकम हुई है, इसको कैजुअल इनकम बोलते हैं। आपको मालूम नहीं था कि आपकी इनकम होगी, वो अचानक से जनरेट हुई। ऐसी इनकम कैसी होती है? मान लो कि आपने जो है आपके डेटर्स थे, ठीक है, आपके डेटर्स थे, ठीक है,
और आपकी वो राशि जो है डूब गई थी, 1000 रुपए आपको मतलब उनको देने थे आपको, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद में उन्होंने 1000 रुपए आपको पेमेंट कर दी, ठीक है। अब ये जो पेमेंट आपको हो गई है ये कैसी कहलाएगी, वो कैजुअल इनकम कहलाएगी। ये क्या है, पूरी तरह से कर योग्य है, ठीक है। आकस्मिक आय में आय को कर को कम किया जाता है, कितना कर कम किया जाता है, वही 30% को कम कर दिया जाता है। जैसे कि मैं करोड़पति में गई, ठीक है, मैं करोड़पति में गई और मेरी इनकम हुई 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए की इनकम हुई है, थ्रेशोल्ड लिमिट से तो ऊपर है, ठीक है। अब आकस्मिक आय कर को कम किया जाता है तो उसमें कितने परसेंट को, 30% तक कर जो है कम किया जाता है, ठीक है। 5 लाख रुपए का मेरा इनकम जनरेशन हुआ है, उस पर मुझे कर तो देना ही देना है, लेकिन 30% तक कम देना है, ठीक है। तो इसका 30% निकाल लो, तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो 4,85,000 आ जाएगा। इतने पे आपको जो है, आपको अब इतने अमाउंट पे जो है कर जो भी लगता होगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, उसी हिसाब से दे देना, ठीक है। इतना करना है सिर्फ। बैंक मियादी जमा राशि पर ब्याज स्रोत कर कटौती अधीन है। अब बैंक मियादी का मतलब क्या है, ये आपका है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। जमा राशियों पर इंटरेस्ट मतलब ब्याज स्रोत कर की कटौती अधीन है, ठीक है। कितने 1000 रुपए तक आपका जो है वो कटौती मिल जाएगी भैया, 10,000 रुपए तक है। ऐसा कहाँ पे लिखा है, ऐसा लिखा है आपका सेक्शन 80 में, ठीक है, सेक्शन 80 में। आरपीएफ लिखते हैं इसको, आरपीएफ, सॉरी, ठीक है। आरपीएफ देखो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसका बिल्कुल अच्छे से याद कर लो कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि ये रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है पहले से ही, मतलब प्रोविडेंट फंड जो है मूल्यांकन कर लिया जाता है पहले से। इसका कटौती कहाँ पे मिलता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दो, अगर आप अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपने अगर हमारी क्लासेस ले रखी होंगी ना, तो आप लोगों को मैंने बताया था एक चीज कि 80G बेटा होता है, किसके लिए होता है, डोनेशन के लिए होता है। 80E एडुकेशन लोन के लिए होता है, ठीक है। 80D मेडिकल इंश्योरेंस के लिए होता है। 80C कौन सी चीजों के लिए होता है, डिडक्शन, जैसे पीएफ हो गया आपका, ठीक है। और किस क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 80C, ठीक है। कृषि अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, कृषि आय अधिक नहीं हो सकता तो आंशिक एकाकीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो और ये लाइन पढ़ो जरा, कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त आय है, जो कि एक व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार तथा व्यक्तियों के समूह की दशा में 5,000 रुपए तक पूर्णतः कर मुक्त है। तो ये कितने अमाउंट तक आपको डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, कितने अमाउंट तक मिल जाएगा, 5,000 रुपए तक। इसमें तो कोई आपको दिक्कत क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया, और जब हम लोग पूरा बैच लेते हैं, जब हम लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो उसमें भी बता देते हैं, ठीक है। ग्रामीण कृषि भूमि की बिक्री होने वाली आय क्या है। अब ग्रामीण कृषि भूमि की बिक्री से होने वाली आय कौन सी होती है, देखो भाई, वो आय जो होती है वो आपकी बिक्री, ठीक है, ध्यान दो, कीवर्ड्स पे ध्यान देना, बिक्री से होने वाली आय।
ठीक है, वो कौन सी हो गई, छूट प्राप्त पूंजीगत लाभ आय, ठीक है, छूट प्राप्त पूंजीगत लाभ आय। क्यों? क्योंकि ये कैपिटलाइज्ड की जाती है, ठीक है। फिर खंड सी, अब ये खंड सी का मतलब क्या है, ये खंड सी का मतलब है कि शेड्यूल 3, ठीक है, शेड्यूल 3 पर लागू होता है। व्यक्तिगत एचयूएफ, सहकारी समिति, कंपनी, ठीक है, तो ये इस पे लागू होता है, व्यक्तिगत और एचयूएफ, ठीक है। देखो, जो आपकी क्लॉज सी होता है ना, क्लॉज सी की इनकम, वो आप लोगों की जो इनकम होती है, वो आप लोगों की इनकम किसकी होती है, जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसकी, और जो एचयूएफ होता है उसकी, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लॉज सी है वो आप लोगों के मतलब इतना इन डेप्थ में नहीं है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। एक सुपर वरिष्ठ नागरिक, अब सुपर वरिष्ठ नागरिक का मतलब क्या होता है भाई, सुपर वरिष्ठ नागरिक का मतलब होता है कि सुपर सीनियर सिटीजन। आकलन 20 वर्ष में कितनी छूट तक सीमा क्या है, उसकी छूट की सीमा क्या है, ठीक है, तो उसकी छूट की सीमा जो है ना वो 50 लाख रुपए तक होती है, ठीक है। सरकारों को आयकर लगाने और एकत्र करने का अधिकार है, ठीक है, सरकारों को आयकर लगाने और एकत्र करने का अधिकार है। किसको? केंद्र सरकार को। राज्य सरकार को भी नहीं है, स्थानीय विभाग को भी नहीं है, आरबीआई को भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर कट है कि ये कहाँ पे बताया गया है। वैसे तो फिलहाल के लिए जो आप लोगों का आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 276 में, ठीक है, जो है लिस्ट है, लिस्ट 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है, लिस्ट 3 भागों में डिवाइड है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये जो लिस्ट डिवाइड है आप लोगों की, ये इनकम टैक्स के लिए भी है, ठीक है, केंद्र सरकार को है राइट, ठीक है। अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको, ये किसके बिहाफ पे इनकम टैक्स एक्ट आपसे इनकम लेता है? गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। गवर्नमेंट अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटेटिव मोड में है, तो वो वहां पे उसी के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट आपसे लेता है, ठीक है। आयकर की दर निम्न अनुसार निर्धारित की जाती है, ठीक है। वित्तीय अधिनियम, ठीक है, किसमें? मैंने बताया था आपको फाइनेंस एक्ट होता है, फाइनेंस एक्ट अभी यहाँ पे कौन सा अप्लीकेबल है? ये है 2022 के हिसाब से, ठीक है, 2 के हिसाब से ये हर साल जो है इसमें आता है, और उसमें जो है आयकर की दर गिवन रहती है और बजट के बारे में डिटेल होती है। फिर जो आप लोगों का राजकोषीय नीति उसके बारे में भी होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है। आयकर अधिनियम के तहत कराधान का प्रभाव निम्न में से किस में पड़ता है, ठीक है, तो किस पे पड़ता है? देखो, कराधान मतलब कि टैक्स का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है भाई? वो करदाता की आवासीय स्थिति पर इफेक्ट पड़ता है। कैसे? ये चीज कहाँ पे बताई गई है? सेक्शन 6 में बताई गई है। क्या बताया गया है भैया? उसमें बताया गया है कि आप लोग पिछले साल 182 दिन या उससे ज्यादा रुके हो, या फिर आप पिछले 4 साल में जो है 760 दिन से कम रुके हों, ठीक है, तो आप लोग कंसीडर करे जाओगे। अगर आप दोनों ही कंडीशन जो फुलफिल कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे रेजिडेंशियल, ठीक है, रेजिडेंशियल। और अगर आप ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आप हो जाओगे नॉन रेजिडेंस, जिसे एनआर बोलते हैं। और अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंस है तो ये कंडीशन के साथ साथ आप लोग जो है
64 दिन जो है वो यहाँ पे तो गुजारे ही होंगे, 365 दिन वो आपने यहाँ पे गुजारा होगा, मतलब कहाँ, भारत में गुजारा होगा, ठीक है, भारत में आय कमाई होगी, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप कंफर्म करते हो तो आप बन जाते हो ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। लेटेक्स के बढ़ने और निर्माण से होने वाली आय में से कितने प्रतिशत कृषि को माना जाता है? वही कृषि में कितने परसेंट, देखो 65% माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ो, ये देखो, उत्पाद से होने वाली 65% कृषि आय, ठीक है, और 35% कितना व्यापारिक आय, ठीक है। तो 65 आंसर सही है। अब एसटी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है, अल्पकालीन पूंजी हानि का मूल्यांकन कहां से सेट किया जाता है, ठीक है। तो जो अल्पकालीन पूंजी हानि होती है उसको आप कहां से सेट ऑफ कर सकते हो? आप उसको शॉर्ट टर्म से भी कंसीडर कर सकते हो, लॉन्ग टर्म से भी कंसीडर कर सकते हो, मतलब दोनों से ही सेट ऑफ कर सकते हो। तो इसका आंसर जो होगा वो STCG और LTCG दोनों से होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में बताया गया मैडम? ये कॉन्सेप्ट आपका सेक्शन 48 में बताया गया है। क्या बताया गया है? ये कहा गया है उसमें कि आप सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है कि जैसे कि अगर मान लो मेरा जो है बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस में मुझे लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया मुझे, मान लो इसी कि मेरा कपड़े का बिजनेस है, उसमें मुझे लॉस हो गया, उस समय कोई मेरी बिक्री तो हुई नहीं, ठीक है, बिक्री नहीं हुई, मेरा लॉस हो गया। अब मुझे जो है स्टॉक मार्केट से, ठीक है, स्टॉक मार्केट से जो है प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का, और मुझे यहाँ पे लॉस कितना हुआ? 500 रुपए का, ठीक है। तो 500 रुपए का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, तो क्या इसकी भरपाई मैं इस लॉस को कवर अप करने के लिए कर सकती हूँ? हाँ मैडम, बिल्कुल आप कर सकती हैं। तो ये होता है सेट ऑफ करना, ठीक है। आयकर का एक रूप है, आयकर का एक रूप क्या है? आयकर भैया प्रत्यक्ष कर है। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आयकर है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। गंभीर विकलांगता वाले व्यक्ति को एक निश्चित कटौती की अनुमति है। कितनी कटौती की अनुमति है? 1,25,000। कहाँ लिखा है ऐसा भैया? ऐसा सेक्शन 80 में लिखा है, ठीक है, 80 में लिखा है। कौन से सेक्शन में लिखा है भैया? 80D में लिखा है। 80D किस लिए? डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। आयकर की दर निम्नलिखित निर्धारित करी जाती है। कहाँ पे? फाइनेंस एक्ट में, ठीक है, वित्तीय अधिनियम में। अभी कौन सा फाइनेंस एक्ट चल रहा है? 2022, ठीक है। आयकर अधिनियम के तहत आय के प्रमुख संख्या क्या है? अच्छा, सैलरी से भी इनकम हो सकती है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन से भी इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी इनकम हो सकती है, ठीक है। और किससे इनकम हो सकती है? और हो सकती है PGBP, ठीक है, प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। अब ये गिनो, 1 2 3 4 5, ठीक है, आंसर क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है। कहाँ लिखा है ऐसा? वही ऐसा लिखा है, वेतन से आय भी हो सकती, मकान से आय भी हो सकती, संपत्ति से भी आय हो सकती, व्यापार तथा पेशे से भी आय हो सकती, पूंजी लाभ से आय हो सकती है, अन्य साधन से भी आय हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? नहीं मैडम, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उम्र के साथ एक व्यक्ति फिल इन द गैप्स या उससे अधिक को आयकर अधिनियम सुपर वरिष्ठ, अच्छा देखो
जो वरिष्ठ होते हैं उनकी उम्र कितनी, 60 से ज्यादा, और जो उप वरिष्ठ होते हैं उनकी 80 से ज्यादा। ठीक है, आंसर हो गया 80। अच्छा, आयकर की न्यूनतम छूट कितनी है, जो है वो 3 लाख रुपए तक आपको न्यूनतम छूट मिल सकती है। कहाँ लिखा है ऐसा मैडम, ऐसा सेक्शन 80 में लिखा है। ओके, ऐसा सेक्शन 80 में लिखा है। आयकर की छूट इस प्रकार परिभाषित करी जाती है। ठीक है, आयकर में कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, 80C 87 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है उसमें 5 लाख रुपए तक अगर आप जो है कमाते हैं तो आपको उसमें छूट मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, छूट मिल जाती है आपको। 80C एक ही छूट मिलती है, 87 एक ही छूट मिलती है। ठीक है, आयकर अधिनियम धारा 2(9) में क्या परिभाषित करा गया है, इसमें परिभाषित करा गया है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का क्या मतलब होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। यहाँ पे आप पैसे कमाते हैं और यहाँ पे आप कर देते हैं। ठीक है, मूल्यांकन वर्ष 12 माह की अवधि का होता है। कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, जब वर्ष में अर्जित आय पर उसी वर्ष का कर लगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, जब जिस वर्ष में लगाया गया उसी में आपको बोला गया कि उसी पे कर लगाया गया। ठीक है, तो उसको उन्नत मूल्यांकन बोलते हैं कि जिस टाइम पे आपने कमाया, ठीक है, तभी कर लगा दिया गया, तो इसे क्या बोलेंगे, एडवांस टैक्स आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, एडवांस टैक्स। ठीक है, उस पे क्या, कब ऐसा किस लिए हुआ, जो आपके एम्प्लॉयर थे उन्होंने फॉर्म 16A जो है जब जारी करा होगा तभी आपका इनकम टैक्स कट लिया होगा। ठीक है, अधिभार तब लगाया जाता है। अब अधिभार का मतलब क्या होता है ये समझो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है कि टैक्स के ऊपर और ज्यादा टैक्स दे देना। ठीक है, टैक्स के ऊपर और ज्यादा टैक्स दे देना। ठीक है, इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट और भी आया जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, और जो हमारा रेगुलर सेशन होता है उस पर हम लोग पहले से ही बात कर चुके हैं, तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग समझ गए होंगे कि मार्जिनल रिलीफ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो सरचार्ज लगाया जाता है, टैक्स ऑन टैक्स हो जाता है, तो उसको उसमें आपका रिलीफ देने के लिए मार्जिनल करा जाता है, उसके टैक्स को, बर्डन को कम करा जाता है। ठीक है, अच्छा, सरचार्ज कितना लगता है, तो सरचार्ज 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप कमाई कर रहे हो तो सरचार्ज लगने लगता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, नो मैडम इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक उपकर, ठीक है, किस दर से लगाया जाता है, तो ये जो है वो शैक्षिक उपकर पे जो है 3% लगाया जाता है। ठीक है, अब इसी में 1% जो होता है, 1% और वो किस पे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है आप लोगों का हेल्थ पे। ठीक है, और ये मिला करके कितना हो जाता है, 4% हो जाता है। आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति शामिल है। अच्छा, व्यक्ति तो सारी ही चीजें हो गई ना, ये सारी ही चीजें हो गई। ऐसा कहाँ पे बताया गया है, ऐसा सेक्शन 2 में बताया गया है, और इसका ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है, सीबीडीटी का पूरा नाम क्या है भैया, सीबीडीटी का पूरा नाम जो है वो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, मतलब सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स किसके द्वारा नियंत्रण करा जाता है, केंद्रीय सरकार के द्वारा नियंत्रण करा जाता है। ठीक है, सीबीडीटी की वेबसाइट अगर आप लोग देखोगे कभी विजिट करना तो आप लोगों को पता लगेगा। ठीक है, एक भारतीय कंपनी से लाभांश क्या है, ठीक है, एक भारतीय कंपनी से जो लाभांश है वो पूरी तरीके से छूट आपको उसमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
मूल्यांकन 12 महीने की अवधि का होता है। कहाँ से शुरू होता है भैया? ये जो शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर से शुरू होता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे वो कर लिए। अभी हम लोग को हार्डली 35 मिनट्स हुए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है आप लोगों का कि आयकर अधिनियम 1961 मोटे तौर पर क्या शामिल है, ठीक है। तो आय पर छूट भी शामिल करी गई थी, ठीक है। छूट और राहत भी है, और मूल चार्जिंग मतलब कि चार्जिंग सेक्शंस भी हैं, ठीक है। चार्जेबिलिटी भी है। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। पिछले वर्ष की आय पर निम्नलिखित कर लगाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कर लगाया जाता है तो ये तत्काल सफल मूल्यांकन हो गया, ठीक है। सकल कुल आय निम्नलिखित के बाद आती है। सकल कुल आय जो है निम्नलिखित के बाद आती है। अब इसे ध्यान से पढ़ो कि केवल आय के 5 शीर्षकों को जोड़ो, घाटे को जो छोड़कर आय के 5 शीर्षकों को जोड़ो, ठीक है। आय के 5 शीर्षकों के अंतर आय को जोड़ो, प्रावधानों को शामिल करो, निर्धारित समायोजन करो, और आगे आने के बाद आय कर के 5 शीर्षकों को जोड़ो, प्रावधान को शामिल करो, निर्धारित समय को समायोजित करो, आगे बढ़ाओ उसे एटीसी एटीयू तक कटौती देने के बाद में। तो ऑप्शन जो ये सही है, ठीक है, डी सही है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का जीपी होता है ना, वो जीआई होता है ना, ग्रोस इनकम होता है ना, वो कैसे आता है कि सारी चीजों को पांचों को जोड़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद में उसमें एडजस्टमेंट करो, उसमें जोड़ो, डिडक्शन को घटाओ, ठीक है। उसके बाद में जो अमाउंट निकलता है वो आपका सही अमाउंट होगा, ठीक है। भारत के बाहर किए गए किसी भी भुगतान में टीडीएस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ये अस्वीकृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीडीएस एप्लीकेबल है। 20,000 रुपए से अधिक नकद भुगतान की अनुमति नहीं है। तो 20,000 रुपए से अधिक जो है वो भुगतान की अनुमति नहीं है, ठीक है। वैट देरी से भुगतान ब्याज, तो ये अनुमति है, ठीक है। वैट देरी से भुगतान पर जो है ब्याज दिया जाता है, ठीक है। अगर वैट जो है, वैट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। वैट चलता था। वैट क्या होता था कि जो जीएसटी काम कर रहा है उसी तरीके से काम करता था, बट उस पे जो है टैक्स ज्यादा लगता था, ठीक है। तो वैट को खत्म किया गया। मशीनरी पर मूल्यह्रास का शुल्क लगाया जाता है, तो मशीनरी की बुक वैल्यू पे लगाया जाता है, ठीक है। बुक वैल्यू पर लगाया जाता है, तो मशीनरी की बुक वैल्यू पर लगाया जाता है। अब 231 में व्यक्ति की परिभाषा में क्या चीज शामिल नहीं है, पढ़ो जरा। एक व्यक्ति, ये तो शामिल है, अविभाजित परिवार और एक नाबालिग, ठीक है। तो ये माइनर इंसान जो है वो अविभाजित है, मतलब वो अलग है, ठीक है, वो अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछले वर्ष के नियम का अपवाद है? तो इसमें कौन सी एक एक्सेप्शन है ये बताना है आपको। पेशा नवस्थापित, ये एक्सेप्शन तो नहीं है। आय के स्रोत और नया स्थापित किया गया, ये भी एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, ये एक्सेप्शन जरूर है, शिपिंग व्यवसाय में लगे अनिवासी। क्यों? क्योंकि भैया ये एनआरआई है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आय का प्रमुख नहीं है, ठीक है। क्या प्रमुख नहीं है? निर्यात से आय जो है वो प्रमुख नहीं है, बाकी सारी चीजें प्रमुख है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें क्यों है, ये सारी चीजें जो है ये इनकम हेड्स हैं, और इनकम हेड जो होती है वो चीज प्रमुख होती है, ठीक है।
ठीक है। तो अब तक हम लोग ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को उन सारे क्वेश्चन, अब आगे की जो नई सीरीज आएगी उसमें बाकी के क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो अगर आप डाउनलोड करने का सोच रहे हैं तो आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और एक बेटर एक्सपीरियंस के साथ में पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर से आप तो जानते ही हैं हमारी मैराथन आने वाली है। अगर आप लोग ऐसा ही कंटेंट जो है रिटन फॉर्म में भी चाहते हैं तो ये मैं अपनी अपनी एप्लीकेशन पे जो है इसको वहाँ पे जो है ये पोस्ट कर देंगे और आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें गेट हो जाएंगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक जो है ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए एलयू अपडेट एप्लीकेशन को आप ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.luupdate.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।